हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सॉफ्ट जोन का पेपर जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ था 23 मार्च 2024 को, कुछ दिन पहले। ठीक है, काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आई वॉज वेरी बिजी एट सम वर्क। सो आज के बाद आपको डेली वीडियोज़ मिलने वाली हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम पोस्ट करने वाले हैं जो क्लास 12 की मैंने पोस्ट नहीं किए, वो भी हम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आपका जो एक्स सीरीज़ है फिज़िक्स का उसमें क्या क्या आया हुआ था। तो देखिए, ये है आपका 70 मार्क्स का पेपर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 4 हैं। टोटल नंबर प्रिंटेड पेजेस 7 है। टाइमिंग 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स 70। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस साल का जो पैटर्न है उसमें आपके पास 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपके पास क्या था, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले थे। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एक मार्क्स की 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वहाँ पे आपको 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड सेक्शन सी में आपके पास 3 मार्क्स ईच के, वो भी 9 क्वेश्चंस। और उसके बाद जो सेक्शन डी है उसमें आपके पास 5 मार्क्स ईच वाले 3 क्वेश्चंस आने थे। ठीक है, तो देखिए ये है आपके पास पेपर। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पहला जो पार्ट है दैट इज ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय। ठीक है, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होगी, जब उसके पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका ऑप्शन ए, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, ये राइट आंसर है। ये टिक करना था आपको। फिर सेकंड अगर ऑब्जेक्टिव को हम देखें, इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट, तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल ही आना था आंसर। तो सेकंड का सी। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था दैट इज करंट डेंसिटी का इसने फॉर्मूला पूछा है, रिलेशन पूछा है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो I/A, इसका ए पार्ट ही था आंसर। फोर्थ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे अगर आप, तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनकी आप बेस्ट एग्जांपल्स आपको याद ही होंगी, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, फिर स्टील हो गए जैसे एलाइज, तो या फिर इन एलिमेंट्स के एलाइज, तो वो सारे होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। आपको ऑलरेडी पता होगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, क्योंकि इनका रिटेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम इनको रखते हैं, ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं तो ये अपनी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इनका, ठीक है, उसको रिटेन करते हैं, मैग्नेटिज्म को रिटेन करते हैं ये। ठीक है, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट्स वाई इनको हम यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो आपका आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, स्टील हो गया और कुछ एलाइज, इन एलिमेंट्स के ही एलाइज। ठीक है, और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है, वो क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स में। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है बट लार्ज होती है। वेयर एज इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, जो ससेप्टेबिलिटी होती है पॉजिटिव तो होती है बट स्मॉल होती है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए लार्ज एंड पॉजिटिव एंड लार्ज ससेप्टेबिलिटी, एंड पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव एंड स्मॉल ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज फोर्थ पार्ट का आंसर होगा आपका निकल, सी। फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आना था, निकल। फिफ्थ पार्ट जो है आपके पास ट्रांसफार्मर के ऊपर आया। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कर सकता है, या लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी पे काम करता है। तो इसका आंसर आपके पास आना था बी, हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट इंटू लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ पार्ट क्या आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा हुआ है, क्लास 12 का यूनिट नंबर 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा यूनिट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो स्पेक्ट्रम है आप ऑलरेडी देखते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ वेव्स वहाँ पे दी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज हैं, बीटा रेज, एक्स रेज। तो बाकी 3 A, B और D ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट हैं, बट जो बीटा रेज है आप ऑलरेडी जानते हैं बीटा रेज और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बीटा रेज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं पढ़ी हुई थी। तो बीटा रेज जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो 6 ऑब्जेक्टिव था इसका आंसर आना था बीटा रेज, सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं 7th पार्ट। 7th ऑब्जेक्टिव क्या आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, जो पॉइंट सोर्स होता है ना ये प्रोड्यूस करता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। जो लाइन सोर्स होता है ये प्रोड्यूस करता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एक्सटेंडेड सोर्स जो है ये भी प्रोड्यूस करता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और जो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज आएगा। इन पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स जो है ये स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करते हैं। प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय जब सोर्स जो है वो इनफाइनाइट, किसी इनफाइनाइट सोर्स से अगर लाइट आ रही है तो उस वक्त प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कोई हम कहते हैं इनफाइनाइट सोर्स दिया नहीं था, तो इसका आंसर क्या होना था, डी, नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप पढ़ते हैं जब क्लास 12th में आप यूनिट पढ़ते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यूनिट नंबर 8। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। एटॉमिक स्केल पे जो एनर्जी होती है उसको हम जोल के बजाय उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट करते हैं। ठीक है, एनर्जी इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, डी। ओके, तो और ऑलरेडी आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, काफ़ी छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 9th जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ था ये एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन एज गिवन बाई, देखिए पोटेशियम 30 इज डिकेइंग टू सिलिकॉन 30 प्लस सम X पार्टिकल इज रिलीजिंग। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि जो मास नंबर 30 है वो तो सेम रह रहा है रिएक्शन में, जो एटॉमिक नंबर है वो 15 से 14 हो रहा है। ठीक है, मतलब X जो होगा उसके पास एक एटॉमिक नंबर भी होना चाहिए +1। ठीक है, बट उसका जो मास नंबर है वो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब जो X पार्टिकल है क्या वो न्यूट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन अगर होगा ना वो, तो न्यूट्रॉन का एक +1 मास नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो जो सुपरस्क्रिप्ट 30 है 30 + 1 हो जाएगा 31, तो लेफ्ट साइड 31 था नहीं, तो राइट साइड हमें ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर में अकाउंट हो बट मास नंबर जो ऊपर से दिया हुआ 30 उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज ना हो। ठीक है, मास नंबर में उसकी वैल्यू को ऐड या डिक्रीज करना नहीं होता है, तो वैसा पार्टिकल न्यूट्रॉन करेंगे तब भी आपको 30 + 1 वो 31 हो जाएगा राइट साइड पे, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन होगा तब भी होगा, प्रोटॉन नंबर इसका +1 आएगा, मास नंबर तो 30 + 1 ये भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है -1 E0। ठीक है, तो ये 14 - 1 हो जाएगा, ये 13 आएगा, लेफ्ट साइड 15 है, तो जो पॉजिट्रॉन है ये इसका आंसर है। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन के लिए हम डिनोट करते हैं +1 E0। ठीक है, सबस्क्रिप्ट होती है +1 और सुपरस्क्रिप्ट 0। ठीक है, तो मास नंबर इंक्लूड नहीं करेंगे बट पॉजिट्रॉन का जो +1 है चार्ज, ठीक है, वो हम एटॉमिक नंबर के केस में इंक्लूड करते हैं। तो राइट साइड में आपका आएगा पॉजिट्रॉन X की जगह पे। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन का +1 हमें इंक्लूड करना है एटॉमिक नंबर में, तो 14 + 1 15 हो जाएगा, और मास नंबर के लिए उसको नहीं लेना होता है। ठीक है, 30 + 0 वो 30 होगा, तो इसका आंसर था पॉजिट्रॉन। जो 10th ऑब्जेक्टिव था दैट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज। तो सिलिकॉन क्रिस्टल्स हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स यूनिट नंबर 9 से क्वेश्चन लिया गया है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पर हमको मिलने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड ये भी आपको हर यूनिट से आने वाले हैं।
हर यूनिट से एक एक 2-2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके पास 9 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत पेपर्स में आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मॉल स्केल पे। गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, नाम से इसे जस्ट और देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस वेयर ऑल द पॉइंट्स हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा सरफेस जहां पर जिस सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है ना, ठीक है, इस तरह पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी हर पॉइंट पे। और ये कह रहा है कि गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द इक्विपोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है ये चीज़। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जस्ट ये आपको 2 लाइन्स में लिख देना था। फिर बी पार्ट में दिया इसने सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, ये जो 3-4 क्वेश्चन इसने दिए हैं ना जस्ट यहाँ पे छोटे, इनको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, कुछ ऐसा है समथिंग, तो वैसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन थोड़े से उनने मतलब जस्ट स्मॉल क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने के लिए वो कर दिया, बिकॉज उन्होंने सिलेबस में ये चीज़ बोली थी कि जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर सेटर होगा, वो उसको थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी सेट करने हैं, कुछ मार्क्स के, जस्ट 2-3 क्वेश्चन या कुछ ऐसा। ओके, तो कहता है सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन को हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, ये किसी कायल के लिए डिफाइन करते हैं हम, जैसे कि ये प्रॉपर्टी ऑफ द कायल बाय वर्चू ऑफ इट टेंड्स टू मेंटेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। ठीक है, एंड अपोजेस एनी चेंज इन द फ्लक्स बाय इंड्यूसिंग अ करंट इन द कायल। ये जो सेल्फ इंडक्शन है ना, ये जैसे हमारा मैकेनिकल इनर्शिया होता है ना, ये उसके एनालॉगस है। काइल्स के केस में सेल्फ इंडक्शन इट इज एनालॉगस टू द मैकेनिकल इनर्शिया। ठीक है, तभी इसको बोलते हैं कि इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका सिंपल ये था कि दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द काइल विच इज एनालॉगस टू द मैकेनिकल इनर्शिया। ठीक है, जिसकी बात हम क्लास 11 में कर चुके हैं ऑलरेडी, मैकेनिकल इनर्शिया। तो इसलिए हम इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जस्ट आप थोड़ा सा सेल्फ इंडक्शन का लिख सकते थे, और नीचे आपको लिखना था कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ द काइल इज एनालॉगस टू द मैकेनिकल इनर्शिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद व्हाट इज मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनमें डिस्प्लेसमेंट करंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंसेस के लिए भी। तो यहाँ से वहाँ से इसको इनने देखा है कि हालांकि स्टार्टिंग में डेफिनेशन है, जस्ट कुछ खास है नहीं। इज डिस्प्लेसमेंट करंट अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, आप कुछ पढ़ते थे ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt, कुछ ऐसा होता था क्या। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट को हम डिनोट करते थे ID से, एंड इट इज ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है ना, आम जो करंट होती है दैट इज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गई, लेकिन यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी दैट इज ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेट ऑफ चेंज की वजह से जो करंट पैदा होगी दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। इट इज नोट बाय ID। तो इसका फॉर्मूला लिख देना था अगर आपको याद होता तो, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt। ठीक है, कुछ इस तरह। और ये करंट ही है तो सेम यूनिट्स होंगे एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके बाद इसने क्वेश्चन पूछा था इज डिस्प्लेसमेंट करंट अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये
सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, बिल्कुल जैसे एक्चुअल करंट होती है हमारी, ठीक है, किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। तो उसी तरह ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो है इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एज द एक्चुअल करंट इज, ठीक है। तो ये एक और लाइन आपने लिख देनी थी यस करके। उसके बाद डी पार्ट आपके पास क्या आया था, व्हेन डज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फेल। तो आपको अब स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला या स्नेल्स लॉ का डेफिनेशन वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन 1-2 नंबर का बनता है बिल्कुल। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ के हम लिखते थे कुछ μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है ना, रेशोज करते थे तो वहाँ से sin i अपॉन sin r करते थे, वो आता था μ2 अपॉन μ1, ठीक है। तो अब ये फेल कब होता है ये ला, जब हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, जब दोनों को अगर जीरो लिया जाए यानी साइन आई अपन साइन आर वाला केस, ठीक है, तो वो हो जाएगा साइन जीरो बटा साइन आई अपन साइन आर, मतलब साइन जीरो बटा साइन जीरो। आई भी आपको ज़ीरो है और आर भी ज़ीरो है, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो उस केस में आई इजिकल टू ज़ीरो आर इजिकल टू ज़ीरो बनेगा। तो ये 0/0 फॉर्म बनता ना यहाँ पे, तो उस चीज़ को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, मीनिंगलेस बोलते हैं मैथमेटिकली। तो वहाँ पे जो आपका स्नेल्स लॉ है वो फेल होता है, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल भी है, जब ITR पढ़ते हो आप, टोटल क्या कहते हैं ITR सॉरी TIR पढ़ते हो, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, तो वहाँ पर भी जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, उसके जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है TIR के केस में, वहाँ पर भी फेल होता है, स्नेल्स लॉ जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो आपको देना था ये 0/0 फॉर्म वाला, ठीक है, व्हेन i इजिकल टू 0 एंगल i इजिकल टू 0 एंगल r इजिकल टू 0 साइन 0/0 फॉर्म बनेगा, नॉट डिफाइंड बनेगा, तो स्नेल्स लॉ जो है रिफ्रैक्शन का वो फेल हो जाता है। तो ये वाला आपको जस्ट लिखना था, मैथमेटिकली आप दे सकते थे फॉर्मूला बता के 0/0 करके, ठीक है। तो ये जो पूरा सॉल्व पेपर है एक्स सीरीज़ का, मैं यहाँ पर आपको PDF में देने वाला हूँ साथ में ही, ठीक है। तो वहाँ से भी आप डिस्कस कर लेना। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के या 3 मार्क्स के, जो XYZ सीरीज़ सबके सेम है, तो वो मैं नहीं देने वाला। जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पर आपको PDF में पोस्ट करने वाला हूँ वाया डिस्क्रिप्शन लिंक, ओके। ई पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, और थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा कि ये उतना सिंपल भी नहीं है, थोड़ा मतलब एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन बनता है इस तरह, एक छोटा सा मतलब स्मॉल स्केल एंट्रेंस लेवल का। फॉर ग्लास एयर इंटरफेस द क्रिटिकल एंगल इज C, विल द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस बी ग्रेटर और लेस देन C, ठीक है। तो कहता है कि जो ग्लास और एयर का इंटरफेस लिया हुआ है, एक मीडियम ग्लास लिया है, एक मीडियम एयर लिया है, तो ग्लास एयर इंटरफेस की बात कर रहा है, क्रिटिकल एंगल C है मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, स्नेल्स लॉ का यूज़ करने वाले हैं दोनों केसेस के लिए। तो ग्लास एयर इंटरफेस के लिए इसने क्या किया, क्रिटिकल एंगल लिया C, ओके। फिर बोलता है विल द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस बी ग्रेटर और लेस देन C। फिर बोलता है अगर ग्लास वाटर इंटरफेस लिया जाए तो उस वक्त जो क्रिटिकल एंगल होगा वो इस क्रिटिकल एंगल C से बड़ा होगा या छोटा होगा, ग्रेटर और लेस देन C, ठीक है। उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो बस हमें यहाँ पे 2 केसेस लेने थे, ठीक है। जस्ट मैथमेटिकली ये क्वेश्चन होने वाला है, छोटा सा जस्ट हम कह सकते हैं रिलेशन या न्यूमेरिकल टाइप है। तो पहले ग्लास एयर इंटरफेस लेना था आपको इसमें, और क्या लगाना था आपको यहाँ पे, जस्ट स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला लगाना था, और फिर आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लेना है साइन आई, वहाँ पे आपको एंगल ऑफ ये क्रिटिकल एंगल लेना है आई इंसिडेंस की जगह पे, और दूसरे साइड आपको जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपको 90 डिग्री लेना है, क्योंकि ये दो मीडियम की बात हो रही है। तो क्रिटिकल एंगल का जब केस आता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर लिया जाए, तो
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। एंड तो चलिए हमने अगर ले लिया ग्लास एयर इंटरफेस, तो इसके लिए आपको लिखना था, आप जानते हैं स्नेल्स लॉ से μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो sin i मतलब sin c कर देना था, sin r की जगह पे sin 90 कर देना था, यहाँ से आपको sin c निकालना था। अब μ1 मतलब ग्लास की बात हो रही है, μ2 मतलब एयर की बात हो रही है। तो अगर μ2 एयर की बात हो रही है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 लेना है। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे μg sin c इज इक्वल टू sin 90 1 हो जाता, तो आपका sin c निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। sin c इज इक्वल टू 1/μg इस तरह निकल जाता। वैसे आपको करना था किसके लिए, ग्लास वाटर इंटरफेस के लिए, तो वहाँ से भी आपको sin c डैश निकालना था। फिर चेक करना था कि sin c का वैल्यू कितना आ रहा है, sin c डैश का कितना आ रहा है। तो इवेंचुअली जो आपका c डैश है यानी न्यू क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास वाटर इंटरफेस वो ज़्यादा होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन c, ठीक है। तो ये मैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी PDF में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एफ पार्ट क्या हुआ था, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्वेटोरियल ग्लास प्रिज्म, एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है कहाँ पे, एक ग्लास प्रिज्म पे, और ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ द प्रिज्म इनसाइड इट, ठीक है। तो ये किसी एंगल ऑफ इंसिडेंट होती है ग्लास प्रिज्म पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है, और फिर जो रिफ्रैक्शन होती है उसके अंदर से, तो पैरेलल टू द बेस लाइन या बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो अंदर से पैरेलल जाती है जब रिफ्रैक्ट होती है ये वाली लाइट रे, ठीक है, रिफ्रैक्ट होके पैरेलल टू द साइड ऑफ द प्रिज्म या बेस ऑफ द प्रिज्म जाती है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे, तो एंगल आई निकालना था, ओके। तो देखिए अगर पैरेलल जा रही है बेस लाइन या प्रिज्म के बेस के पैरेलल जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, जब आप 90 खींचेंगे इसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैं PDF देने वाला हूँ ये क्वेश्चन का सलूशन उसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इंसिडेंट या रिफ्रैक्शन बनाते हैं दो इंटरफेस, दो मीडियम के बीच में, एयर और ग्लास के बीच में, तो पहले हम नॉर्मल खींचते हैं एक, उस नॉर्मल के लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिखाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दिखाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो इंटरनल प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे आपको जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा वो 30 डिग्री का मिलेगा, और जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उसके तहत आपको एक एंगल मिलेगा 60 डिग्री, ठीक है। ताकि 30 और 60 जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो फिर आपको फिर से वही करना है, फिर से स्नेल्स लॉ यूज़ करना है, आपको स्नेल्स लॉ का यूज़ करना है, और याद रखना है कि जो लाइट रे या रे जा रही है दैट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है। तो μ1 आपका μ एयर हो जाएगा, μ2 आपका μ ग्लास हो जाएगा। तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो बाहर से जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है या μ एयर है वो हो जाएगा 1, ग्लास के लिए आपको √3 लेना है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √3 इंटू साइन 30, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 होगा अगर आप मैथमेटिकली इसको देखेंगे। तो इस तरह साइन आई आप निकाल सकते हैं, तो ये आएगा आंसर साइन आई इज इक्वल टू साइन 60, तो आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 60 आएगा। तो ये आपको सोल्यूशन में देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जी पार्ट देखिए, वाई डू वी फेल टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए वाइड स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। ये भी सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन है। आल्दो ये क्वेश्चन आपने पढ़े होते हैं, जब आप टॉपिक पढ़ते हो, बड़ा टॉपिक पढ़ते हो, तो वहाँ छोटे छोटे से मतलब ये सारे क्वेश्चन आपने नोट्स में पढ़े हैं, बुक्स पे पढ़े हुए हैं, बट हम लास्ट वाले पैटर्न पे चलते थे तो वहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट होते थे, मतलब तो ये छोटे बेसिक क्वेश्चन जो आते थे तो ये भी जस्ट डेफिनेशन जैसी आती थी, ये छोटा सा न्यूमेरिकल देते थे। थोड़ा सा ये हायर ऑर्डर थिंकिंग जो इस बार इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन मैंने देखे कि अराउंड 7-8 क्वेश्चन जो हैं वो हॉट्स हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है।
ऑल्दो ये अच्छा पैटर्न है, बट थोड़ा सा बच्चों को लगा होगा कि शायद यार कुछ क्वेश्चन डीप पूछ लिए इन्होंने। ऑल्दो ज़्यादा डीप नहीं है, जस्ट 1 और 2 लाइन के क्वेश्चन हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा से आपने पूरा टॉपिक पढ़ा होना चाहिए। ओके, तो वाई डू वी फेल टू ऑब्जर्व द डाइफ्रैक्शन फ्रॉम ए वाइड स्लिट इलिमिनेटेड बाय ए, तो कहता है कि जब स्लिट वाइडर होगा तब डाइफ्रैक्शन पैटर्न या डाइफ्रैक्शन क्यों ऑब्जर्व नहीं करते हम, जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट से उस स्लिट को इल्यूमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर स्लिट बड़ा होगा तो वो आपने पढ़ा होगा ना जो फॉर्मूला है डाइफ्रैक्शन का, ठीक है, वहाँ पर जो ए है दैट इज ग्रेटर देन लैम्डा। ठीक है, तो जो बेंडिंग ऑफ द लाइट है वो बहुत ही कम बेंडिंग होती है, तो उसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली डाइफ्रैक्शन जो है वो डिटेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो या आप ऐसे बोल सकते हैं व्हेन द साइज ऑफ द स्लिट इज सो लार्ज द सेंट्रल मैक्सिमम इज स्मॉल इन साइज एंड द वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ द अदर मैक्सिमम एंड मिनिमा इज सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। ओके, तो ये भी आप जो मैं पोस्ट करूंगा PDF उसमें देख लीजिएगा। फिर ये जो नीचे 2 क्वेश्चन आए हुए थे H और I पार्ट, ठीक है, ये बच्चों ने मतलब जल्दी ही इसको पिकअप किया क्योंकि ये जस्ट डेफिनेशन थी, प्रॉपर्टीज़ थी। तो न्यूक्लियर फोर्स और उसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ आई हुई थी, और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करू। ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी करू की उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी आया हुआ था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी करू तो इसके इम्पोर्टेंस देने थे, एंड न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन और उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ देनी थी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। तो आप चलते हैं सेक्शन सी पे, 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, और ये भी आई थिंक 9 आए होंगे। तो चलिए देखते हैं ए पार्ट क्या है। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप ऑलरेडी जानते हैं, फॉर्मूला होता है ये एक, तो वो फॉर्मूला हमें उसके बीच में रिलेशन थोड़ा सा दिखाना था, जस्ट थोड़ा सा हमें लेट वेट करना था, एक सर्किट जैसा बनाना था, वहाँ से कुछ लेट करना था, इन्हें वर्क डन वगैरह निकालना था वगैरह, तो वहाँ से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का फॉर्मूला मिल जाता, जिसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, EMF भी होगा। ठीक है, ये तीनों क्वांटिटीज़ वहाँ पे रिलेशन में होंगी, तो वो निकालना था आपका, तो थोड़ा सा ये लिखना था इसको जस्ट। ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आया हुआ है, देख लीजिए आप, जहाँ पे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी थी। इसको पढ़ते हैं, देखिए, ए 10 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू ए वायर इन 5 मिनट्स, द रेडियस ऑफ द वायर इज 1 mm, it contains 5 × 10⁻22 electrons per centimeter cube, calculate current and drift velocity। देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है वो सारी चीज़ें आप हेयर करके लिखते हैं, हेयर दिस इज दिस, और उनको आप स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर देते हैं SI यूनिट्स में। देखिए, यहाँ पर इसने बोला है कि ए 10 कूलम चार्ज, ठीक है, तो हेयर चार्ज Q इज इक्वल टू 10 कूलम, ओके है, ऑलरेडी SI यूनिट में है, flows through a wire of 5 minutes, a wire in 5 minutes, तो टाइम ऑफ द फ्लो कितना दिया है, टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट्स, तो 5 × 60 कर देना था आपको। ठीक है, ये मिनट्स जो है SI यूनिट नहीं है, आपको इसका SI यूनिट बनाना था, तो सेकंड्स में कर देना था इसको, तो 5 × 60 इज इक्वल टू 6×5 = 300 सेकंड बनते ही 300 सेकंड। ठीक है, आप है वायर इज 1 mm, तो देखिए रेडियस ऑफ द वायर जो है वो कितना है, R, रेडियस ऑफ द वायर R इज इक्वल टू 1 mm, तो 1 mm को भी आपको क्या करना था, मीटर में कन्वर्ट करना था, 1 × 10⁻³ मीटर, तो 10⁻³ मीटर ये भी SI यूनिट में आ जाता। ठीक है, फिर इसके बाद इसने क्या किया है, इट कंटेन्स 5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब कितना दिया हुआ है, N इज गिवन, बट ये दिया है इसने फिर से सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में, तो हमें क्या करना है, पर मीटर क्यूब के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके SI यूनिट बनाना है इसका। ठीक है, तो N इज इक्वल टू 5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब को क्या करोगे आप, सेंटीमीटर की जगह पे आप 10⁻² का होल पावर 3 करोगे। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻² की पावर 3
ठीक है, तो वो मीटर क्यूब बन गया। ओके, एंड ये बन जाएगा 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब बन जाएगा डिवाइड में। तो फिर इसको 10 पावर माइनस 6 को ऊपर ले जाना न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 पावर 22 इंटू 10 पावर प्लस 6, 10 पावर 28 बन जाएगा अब ये। तो जो आपके पास n गिवन है, मतलब SI यूनिट में कन्वर्ट करके ये आता है 5 इंटू 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। तो इतना सा आपको करना था। फिर आप करंट निकालो। इसने बोला कैलकुलेट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप आराम से निकाल सकते हो। तो करंट कैसे निकालेंगे अब हम? ठीक है, करंट के लिए सिंपल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपन टी। ठीक है, डी क्यू अपन डी टी या क्यू अपन टी। चार्ज कितना है? चार्ज आपके पास 10 कूलम है। टाइम कितना है? 300 सेकेंड। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके आप निकाल देना, 10/300 आएगा समथिंग। तो ये आएगा आपके पास 0.033 एम्पियर आएगा। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, एक फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, Vd इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब वो वाला यूज़ नहीं करेंगे। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं? आपने पढ़ा है कि द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, वो क्वेश्चन भी कभी कभी आता था 2-3 नंबर का। तो I इज इक्वल टू NaEVd। ठीक है, तो वहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो Vd इज इक्वल टू आएगा I अपॉन NaE। ठीक है, तो ये सारे जो आपके पास गिवन है क्वांटिटीज़, तो गिवन वैल्यूज़ को आप फिल करेंगे तो आपके पास Vd आ जाएगा 1.326 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, तो इसको भी आप देख लेना क्वेश्चन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगा, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि ऐसा यूनिट्स वगैरह कन्वर्ट करना था। व्हाट इज एन एमीटर, हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से आया हुआ है। गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करना है एमीटर में, वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे रिपीट होता रहता है। फिर लेंजेस लॉ आया हुआ है, शो दैट इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंजेस लॉ और इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट ये भी लिखना थोड़ा आपके पास। कैपेसिटर से मुझे पूरी उम्मीद थी क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा। तो इनने 5 मार्क्स का भी दिया कैपेसिटर से, और यहाँ पे देखिए 3 मार्क्स का भी दिया हुआ है। ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ AC हैविंग EMF गिवन बाय। ठीक है, ये यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। ये कनेक्टेड है AC सोर्स हैविंग EMF गिवन बाय E इज इक्वल टू 200 cos ऑफ 120 पाई t। ठीक है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो EMF का जनरल फार्मूला होता है तो वो होता है क्या? दैट इज E इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा t। ठीक है, तो यहाँ से आपको E0 का वैल्यू 200 मिल जाएगा, ओमेगा t मतलब ओमेगा आपको मिल जाएगा कितना? 120 पाई। RMS वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द कैपेसिटर निकालना है। ठीक है, तो RMS वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगा? IRMS इज इक्वल टू ERMS बटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। ठीक है, XC क्या होता है? इट इज 1/ωc। ठीक है, तो ये भी मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके आपको यहाँ मैं दे दूंगा PDF में। ठीक है, ओके देखिए, कैलकुलेट डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, उसको जस्ट आपको कैलकुलेट करना था किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए। ठीक है, जस्ट 2 एक इक्वेशन आनी थी, उनको इक्वेट करना था, ये है वो है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv निकल जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ते रहते हैं। जी पार्ट देखिए, ऑन द बेस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, थोड़ा सा ही मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ओके, और इसमें प्रॉब्लम होती है कि स्क्वायर इधर उधर ना हो जाए कुछ ऐसा, बट अगर इसको आप स्टार्ट करते हैं बोर सेकंड पोस्टुलेट से तो निकल जाता है क्वेश्चन। एच पार्ट देखिए, एक्सप्लेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर द पीएन जंक्शन। ठीक है, तो रिवर्स और फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था उनको, और साथ में अगर आपको थोड़ा सा कर्व्स भी बना लेते, अगर आप छोटे छोटे ग्राफ भी बना लेते, अच्छी बात थी।
ith part distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductors, तो इनको डिफरेंस करना था इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक। ये तो आते ही आते हैं क्वेश्चन, इंट्रिंसिक एक्सटेंसिक हो गया या एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये थे आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस। आप देखिए ये सेक्शन डी है आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये तो रिपीट होते हैं, लास्ट ईयर के पेपर से ही रिपीट हुए हैं सारे। गॉसेस लॉ आया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इसका डेफिनेशन बताना था गॉसेस लॉ का, और ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकालना था ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज से, ठीक है। और लास्ट पे छोटा सा इसका ग्राफ भी बना लाइन था, ठीक है। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर इन केस ऑफ दिस, इस एप्लीकेशन के लिए। तो ये ग्राफ हम पढ़ते हैं, जैसे एक्सप्रेशन निकालते हैं नीचे हम ग्राफ भी बनाते थे। या आर आप कर सकते थे, कैपेसिटर से क्वेश्चन उठाया इसने इस बार, लेकिन इसने क्वेश्चन क्या उठाया हुआ है, सीरीज और पैरेलल वाला क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। तो 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको जनरल फॉर्मूला या एक्सप्रेशन निकालना था। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन भी। और नेक्स्ट जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट इज बी पार्ट, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यूनिट नंबर 3 से आया है ये क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या आर में आया हुआ देखिए क्या, वो 2 लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये एवरी थर्ड ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक साल को छोड़ के दूसरे साल पक्का पूछा जाता है। तो बस वही आपको फोर्स पेरेंट लेंथ निकालनी थी, experienced by the 2 long current carrying conductors placed parallel to each other, ठीक है। और लास्ट पे 1 एम्पियर का करंट का डेफिनेशन भी बताना था। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 मार्क्स का, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया हुआ है, आर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया हुआ है, और विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम वर्किंग एक्सप्लेन करनी थी और एक्सप्रेशन निकालना था मैग्नीफाइंग पावर के लिए। तो ये भी दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं ऑलरेडी। तो ये था हमारे पास एक्स सीरीज़ फिजिक्स का पेपर। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम वाई सीरीज़ और जेड सीरीज़ के, और मैं फुली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और साथ में जो स्मॉल लेवल 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो डिफरेंट हैं हर सीरीज़ में, और ये न्यूमेरिकल्स, इनकी पीडीएफ में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।